सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड 10 क्वेश्चन पर डे सीरीज़ का आज आखिरी पार्ट है, 14वां पार्ट है। 28 है और परसों जो है परसों के अगले दिन एग्ज़ाम है। तो अब 2 दिन में तो और वक्त नहीं मिलने वाला है, आपको बोर्डिंग भी करनी है, अपनी अपनी जगह पे पहुंचना है। तो ये लास्ट पार्ट रहेगा, बिल्कुल फुल एंड फाइनल रहेगा। एंड इसमें हम कोशिश करेंगे कि जाते जाते हम कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करें जो कि शायद आपको एग्ज़ाम वाले दिन जो है वो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो काम आ जाए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका है कि एग्रीकल्चर जो है वो कौन से पीरियड में जो है सबसे पहले स्टार्ट की गई भारत में। तो काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन हैं। आंसर जो है इसका वो रहेगा नियोलिथिक। ठीक है, तो नियोलिथिक एज में जो है आपकी एग्रीकल्चर जो है फॉर द फर्स्ट टाइम वो स्टार्ट की गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका आत्मनिर्भर भारत स्कीम के ऊपर जो है वो कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, इट एम टू स्पेंड 10% ऑफ इंडिया जीडीपी ऑफ द नेक्स्ट 4 ईयर। तो इंडिया 10% जीडीपी इसके ऊपर खर्च करनी है या नहीं करनी है, ऐसा कोई प्रावधान जो है इसमें नहीं रखा गया है। सिर्फ लॉन्च कर दिया गया है, बाकी पैसे कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं आएंगे इसके बारे में कुछ भी स्कीम के अंदर जो है वो नहीं कहा गया है। दूसरा है, इट एम टू मेक इंडिया इनटू अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2022 विच इज़ द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑल दो एक मकसद ज़रूर है, लेकिन वो एक अलग मकसद है, अलग मिशन है। आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो है वो उसमें कोई कवर नहीं हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत का बस यही है कि हमें देश के अंदर जो है प्रोडक्शन जो है वो उसको प्रोडक्शन रेट जो है उसको बढ़ाना है, ताकि बाहर से जो चीज़ें हमें आज मंगानी पड़ रही हैं वो सारी चीज़ें हमारे देश के अंदर ही बने। ठीक है, एंड तीसरा, इट इन्विसाज टू मेक इंडिया इनटू सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेजरली बाय चाइना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। सेल्फ सफिशिएंट ज़रूर बनाना है, ये ज़रूर मकसद है इस मिशन का, लेकिन कोई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली बात जो है इसमें नहीं रखी गई, ना ही कोई स्पेसिफिक किसी कंट्री से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना, तो ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों ही गलत है, नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन वो है आपका टंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, इट इज़ फाउंड नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो आर्कटिक सर्कल है उसके अराउंड जो वेजिटेशन मिलती है उसको टंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन बोलते हैं, सही है। दूसरा है, रेनफॉल इज साइक्लोनिक ओनली एंड नॉट कन्वेंशनल। कि यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो सिर्फ साइक्लोनिक वे में होती है, कन्वेंशनल तरीके से नहीं होती। तो ये ये स्टेटमेंट आपका सही है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। साइक्लोनिक सिर्फ साइक्लोन्स के थ्रू ही रेनफॉल होती है, कन्वेंशनल रेनफॉल यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। एंड आखिरी स्टेटमेंट है, मॉसेस एंड लाइकन्स जो है नेचुरल वेजिटेशन है यहाँ। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका ये भी सही है, क्योंकि बर्फ़ वगैरह रहती है तो यहाँ पर और कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मॉसेस और लाइकन जो हैं यही यहाँ पर ग्रो करते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, 1 2 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में जो है इनको आपको अरेंज करना है। सबसे पहले कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ, तीसरा कौन सा हुआ। ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट की बात करें, 1856 की बात है, विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो पास होता है। उसके बाद सलेवरी एक्ट की बात करोगे तो 1843 में आपका सलेवरी एक्ट जो है ये पास होता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करोगे तो लगभग 1792 में जो है यूनिवर्सिटी बन जाती है। बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी यही है। ठीक है, पहले ये स्कूल बना था और बाद में यूनिवर्सिटी बनी थी। ठीक है, और दूसरा आपका जो है यूरोपियन सिस्टम जो है एजुकेशन का, ये वुड्स डिस्पैच में आया था लगभग 1813 की बात है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका रहेगा 3 4 2 एंड 1। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकपाल एक्ट के ऊपर है। लोकपाल एक्ट जो है आपको पता है करप्शन अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरी जो हैं उनके खिलाफ है। आपको बताना है कि लोकपाल एक्ट जो है ये किस किस के ऊपर जो है वो लागू होता है। ठीक है, तो पहला है आर्म्ड फोर्सेस, तो ये गलत ऑप्शन है। एक ही हम कह सकते हैं इसकी एक्सेप्शन है, तो वो है आर्म फोर्सेस पर ये एक्ट लागू नहीं होता। बाकी आपके प्रधानमंत्री पर भी जो है ये लागू हो सकता है। प्रधानमंत्री के ऊपर अगर करप्शन के केस हैं और स्ट्रॉन्ग सबूत हैं उसके खिलाफ, तो लोकपाल जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी जो है कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हो सकता है, ग्रुप ए बी ऑफिसर, सी डी ऑफिसर, सबके खिलाफ। ठीक है, 2 3 एंड 4 इज द राइट आंसर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका संगम एंड वैदिक टेक्स्ट के ऊपर है। वैदिक टेक्स्ट जो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर टेक्स्ट थे वो वैदिक टेक्स्ट माने जाते थे, और जो साउथ इंडिया के थे तमिलनाडु के एरिया के अराउंड तो वो संगम टेक्स्ट थे आपके। ठीक है, पहला कि बोथ वैदिक एंड संगम लिटरेचर आर रिलीजियस इन नेचर, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। वैदिक जो थे ये रिलीजियस नेचर के थे, लेकिन संगम जो थे आपके ये सेक्युलर थीम थी इनकी। ठीक है, तो सेक्युलर थीम के थे, दोनों रिलीजियस नहीं थे। ठीक है, दूसरा अनलाइक वैदिक टेक्स्ट की वैदिक टेक्स्ट की तरह नहीं थे, संगम टेक्स्ट डू नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन ऑन द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। वैदिक टेक्स्ट भी जो है इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताते थे, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताते थे, वहीं संगम जो टेक्स्ट थे ये भी आपका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताते थे। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, आंसर है नीदर वन नॉर बी। दूसरा है आपका लॉ कमीशन को लेकर कुछ स्टेटमेंट है, कौन सी सही है बताना है। पहला है लॉ कमीशन इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, तो बिल्कुल सॉरी ये सही स्टेटमेंट है, मार्क गलत हो जाता है। तो लॉ कमीशन जो है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनाई जाती है, तो ये नॉन स्टैट्यूटरी है, नॉन एग्जीक्यूटिव है। दूसरा लॉ कमीशन अंडरटेक स्टडीज़ एंड रिसर्च फॉर ब्रिंगिंग रिफॉर्म इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, तो बिल्कुल रिफॉर्म्स जो हैं जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में लाए जाएँ, उसी के लिए ये बनवाया जाता है। तीसरा है टेन्योर जो है लॉ कमीशन का वो 5 ईयर है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, टेन्योर जो है इसका लगभग 3 ईयर का रहता है। ठीक है, और उसके बाद चौथा स्टेटमेंट है लॉ कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी है जिसकी रिकमेंडेशन जो है गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं होती, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, एडवाइजरी नेचर का है, जो भी एडवाइस देगा गवर्नमेंट माने या ना माने ये उसकी मर्जी है। तो 1, 2 एंड 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो सिविल सर्विसेज डे के ऊपर है। सिविल सर्वेंट आप बनने जा रहे हैं सब, आई होप आप में से मैक्सिमम बंदे बनेंगे। सिविल सर्विसेज डे के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 21 एवरी ईयर, तो बिल्कुल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा है दिस डेट को इंसाइड विद द डेट व्हेन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एड्रेस द फर्स्ट बैच ऑफ आईएएस ऑफिसर्स एट मेटकाल्फ हाउस न्यू दिल्ली, तो क्या ये वो दिन है जब प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पहला जो बैच था आईएएस ऑफिसर्स का उसको जो है संबोधित किया था। तो ये स्टेटमेंट जो है आधा गलत है आधा सही है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट पूरा सही है, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो संबोधित नहीं किया था, आपके होम मिनिस्टर जो थे, यूनियन होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, तो उन्होंने जो है एड्रेस किया था, उसके बाद ये डे मनाया जाता है। एंड तीसरा स्टेटमेंट है इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, तो 1 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाइस पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ स्टेटमेंट है, बताना है आपको कौन सा सही है। ठीक है, पहला है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं पार्लियामेंट के वो वोट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जा सकते हैं यूनियन मिनिस्टर के तौर पर, बिल्कुल एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। तीसरा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकती हैं, तो ये नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं। और चौथा है ओनली फ्रॉम लोकसभा कैबिनेट मिनिस्टर आर इंक्लूडेड, तो ये भी गलत है, कैबिनेट मिनिस्टर आप लोकसभा से भी ले सकते हो, राज्यसभा से भी ले सकते हो। 1 एंड 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि चिचलिड्स जो हैं फूड फिशेज़ हैं, चिचलिड्स फूड फिशेज़ हैं। पहला तो ये चीज़ है चिचलिड हैं क्या, चिचलिड फूड फिशेज़ हैं। लार्जेस्ट क्वांटिटी इनकी भारत में कहाँ पर मिलती है, तो ये केरला के बैक वाटर्स में आपको चिचलिड फिशेज़ मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वन नेशन वन स्टैंडर्ड जो है ये कौन सी स्कीम के अंदर जो है वो एक लॉन्च किया गया है, ताकि नेशनल स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी जो हैं उनको सबके लिए एक जैसा बनाया जा सके। ठीक है, वन नेशन वन स्टैंडर्ड, तो ये आपका नेशनल पॉलिसी जो है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की है 2015 की, उसमें जो है ये वन नेशन वन स्टैंडर्ड जो है वो अडॉप्ट किया गया। चौथा है आपको बताना है शुगर प्रोडक्शन जो है भारत में, शुगर कैन प्रोडक्शन, सॉरी शुगर नहीं है, शुगर केन प्रोडक्शन को लेकर स्टेटमेंट है, सही कौन सा है बताना है। पहला है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, गलत स्टेटमेंट है, ब्राज़ील पहले नंबर पर है, भारत जो है वो दूसरे नंबर पर है। ठीक है, ब्राज़ील फर्स्ट, भारत दूसरा। दूसरा शुगर कैन इज़ प्रोड्यूस ओनली इन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है, सब ट्रॉपिकल में भी होती है, ट्रॉपिकल में भी होती है, दोनों ही जगह होती है। ठीक है, एंड तीसरा स्टेटमेंट है शुगर कैन इज़ ग्रोन एज खरीफ क्रॉप इन इंडिया, तो भारत में बिल्कुल खरीफ क्रॉप के तौर पर इसको उगाया जाता है, स्टेटमेंट 3 है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ज़्यादातर टैक्स जो लगता है आपका ड्यूटी
टैक्सेस को ही बोलते हैं। तो टैक्सेस जो है ज़्यादातर वो फिनिश्ड प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, ना कि इनपुट्स के ऊपर या रॉ मटेरियल्स के ऊपर। ठीक है, तो जो नॉर्मल अपराइट स्ट्रक्चर रहता है टैक्स का, उसमें क्या होता है कि आपकी जो इनपुट्स हैं या रॉ मटेरियल्स हैं उन पर कम टैक्स लगता है, और जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है उस पर ज़्यादा टैक्स लगता है। लेकिन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, इसमें फिनिश्ड प्रोडक्ट पर कम टैक्स लगाया जाता है, और आपके जो रॉ मटेरियल हैं या इनपुट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका मतलब है। ठीक है इसका। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, इट रेफर टू द टैक्सेशन ऑफ इनपुट एट हायर रेट्स देन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो बिल्कुल जो मैंने आपको बताया, इनपुट्स पर ज़्यादा टैक्स लगता है, यानी रॉ मटेरियल पर ज़्यादा टैक्स लगता है, फिनिश प्रोडक्ट पर कम। दूसरा है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इज यूजुअली प्रेवलेंट इन केस ऑफ एक्साइज ड्यूटी। तो ये गलत है आपका, एक्साइज ड्यूटी पर प्रेवलेंट नहीं है, ये आपका कस्टम ड्यूटी के ऊपर जो है वो लगता है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी की जगह ये लगता है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट ही सही है, दूसरा गलत है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विद रेफरेंस टू द डिफरेंस इन अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड को लेकर स्टेटमेंट है, कौन सी सही है बताना है। इसको याद करने का एक टिप याद रखिएगा कि अर्ली वैदिक पीरियड जो था उसमें सब कुछ अच्छा था, सब कुछ पॉजिटिव था। लेटर वैदिक पीरियड में फिर गड़बड़ होती शुरू हो गई। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, कास्ट सिस्टम इन अर्ली वैदिक पीरियड वाज फ्लेक्सिबल एंड बेस्ड ऑन प्रोफेशन रादर देन बर्थ। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अर्ली वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम प्रोफेशंस के बेस पर होता था, ना कि बर्थ के बेस पर, तो अच्छा था। दूसरा है, वुमेन्स वर अलाउड अ ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड में मैंने आपको कहा कि नेगेटिव ही था तकरीबन, पॉजिटिव कुछ नहीं था। तो वीमेंस अगर आपको पूछेंगे उनके हालात ज़्यादा अच्छे थे लेटर में, तो नहीं, अर्ली वैदिक पीरियड में ज़्यादा अच्छे थे, लेटर वैदिक पीरियड में थोड़े खराब हो गए थे। एंड जो थर्ड है, अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज पास्टोरियल एंड सेमी नोमैडिक। तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो पास्टोरियल और नोमैडिक थे। लेटर वैदिक पीरियड जो था वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो परफॉर्म होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज़ द राइट आंसर। और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन जो है आपका वो है, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें डॉविश स्कीम जो है, एक डॉविश टर्म आती है, उसका क्या मतलब रहता है। एक डॉविश टर्म आती है, एक आपकी हॉकिश टर्म आती है। डॉविश टर्म वो होती है जब आप इंटरेस्ट रेट आरबीआई बहुत कम कर देती है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, और हॉकिश टर्म होती है जब इंटरेस्ट रेट बहुत हाई कर दिए जाते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये दो टर्म है। तो डॉविश का क्या है कि कीपिंग द लो इंटरेस्ट रेट एज अ मीन ऑफ इनकरेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, कीपिंग इन्फ्लेशन इन चेक बाय सपोर्टिंग हाई इंटरेस्ट रेट। तो ये हॉकिश पॉलिसी रहती है, ये आपकी डॉविश में नहीं आती। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ही सही है। ठीक है, तो बाकी जो है आज की वीडियो में इतना ही है, ये सीरीज़ यहीं पर समाप्त हो रही है। बाकी हम अपना ऐप लॉन्च कर रहे हैं, अगले आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ पर ऐप के ऊपर आपको अच्छी तरीके से क्वालिटी कंटेंट में जो है मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। जल्दी जो है ऐप तैयार हो जाएगा आपका, आई थिंक 10-15 दिन के अंदर ऐप जो है आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिलना शुरू हो जाएगा, बता दिया जाएगा आपको। तो उसके बाद हम एक अच्छी तरीके से मॉक दिया करेंगे। यहाँ पर थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, आपको पता है, वहाँ पर हम और अच्छे तरीके से करेंगे। बाकी आपका जो 31 को एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करते रहिए। लास्ट मिनट टिप्स भी मैंने वीडियो डाली है, आप सुबह देख सकते हैं। लास्ट मिनट में आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के टाइम कैसे डील करना है सिचुएशंस को, वो चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी डरिएगा मत, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लीजिए, किसी जंग की तरह मत लीजिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पढ़ा है अगर तो आपका ज़रूर होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर डरने की बात ही क्या है। तो जाइए एग्ज़ाम दीजिए। मौसम भी ख़राब है, तो मेरी यही आपसे एडवाइस रहेगी कि कल आप अपने स्टेशन से, अगर आपकी स्टेशन घर से दूर है तो कल के दिन ही निकल कर अपने स्टेशन पर पहुंच जाइए, क्योंकि बारिश का मौसम है तो शायद कुछ लैंडस्लाइडिंग वगैरह का इशू रहेगा, तो कहीं कहीं जगह पर शायद ब्लॉकेट कोई लगने के चांसेस ना हो जाए। तो कल ही निकलिए, कल ही अपने स्टेशन पर पहुंच जाइए, जो बच्चे दूर हैं। बाकी जो पास हैं चलिए उनको तो कभी भी वो पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम वाले दिन अब हम देखेंगे एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, तो वो उसके ऊपर अलग वीडियो जो है उस दिन आ जाएगी। बाकी तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट, एंड रेस्ट कीजिए और रिवाइज़ कीजिए और पढ़िए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।